Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 4th of chapter 2. In this video lecture, we will be discussing about psychodynamic approach to understand personality. In this, we will be mainly talking about Sigmund Freud. Now, let us try to understand what is psychodynamic approach. This approach was mainly influenced by Sigmund Freud plus Neo-Freudians. ये जो अप्रोच है दिस वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड एंड नियो फ्रॉइडियंस. नियो फ्रॉइडियंस वो लोग हैं जिन्होंने सिगमंड फ्रॉयड को फॉलो करा है. दे वर द फॉलोअर्स ऑफ सिगमंड फ्रॉयड और उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड की काफी बातों से अग्री करा है बट काफी बातों से अग्री नहीं भी करा है. सो अगर आपसे पूछा जाए साइकोडायनेमिक अप्रोच में कौन कौन आएगा तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में सिगमंड फ्रॉयड भी आएंगे और नियो फ्रॉइडियंस भी आएंगे. बट क्या कंप्लीट साइकोडायनेमिक अप्रोच सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है? नो. जो सिगमंड फ्रॉयड की अप्रोच है, जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी है, उसको हम बोलते हैं साइको एनालिसिस. Only psychoanalysis was given by Sigmund Freud, but when we talk about psychodynamic approach, it includes Sigmund Freud as well as New Freudians. So in today's lecture, we will be mainly discussing about Freud. आज के लेक्चर में हम फ्रॉइड की बात करेंगे और ये सारी चीजें उन्होंने दी हैं. सो फर्स्ट थिंग, फ्री एसोसिएशन. अब ये फ्री एसोसिएशन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, जो भी चीज आपके मन में आ रही है, आप उसे खुल के बोलो. वी आस्क आवर क्लाइंट और अ पर्सन टू कम एंड से व्हाटएवर इज कमिंग टू देयर माइंड. आप ओपनली हर चीज शेयर करो जो भी आपके दिमाग में आ रही है, योर थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज. और यहाँ पे हम उनको एक ओपन एनवायरनमेंट देंगे, एक जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे वो जो हमारा क्लाइंट है वो जो भी बोलता है हम उसको अच्छे से सुनेंगे. देन इज ड्रीम एनालिसिस. ड्रीम एनालिसिस का मतलब क्या है? फ्रॉइड का मानना ऐसा है जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा एक डीप मीनिंग है. ड्रीम्स हैव डीपर मीनिंग. मतलब अगर हम किसी की पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं तो हम ड्रीम एनालिसिस कर सकते हैं. तो आप अपना जो क्लाइंट है आप उससे पूछोगे उनके सपनों के बारे में, वो किस टाइप के ड्रीम्स देखते हैं. सो ड्रीम एनालिसिस. देन एनालिसिस ऑफ एरर. एनालिसिस ऑफ एरर का मतलब क्या है? जैसे आपने रियलाइज करा होगा डे टू डे लाइफ में हमसे बहुत मिस्टेक्स होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गई, स्लिप ऑफ द टंग. तो ये जो चीजें होती हैं या हम कोई चीज भूल गए तो हम वो चीज क्यों भूल गए, ये जो हमारी गलती है जैसे स्लिप ऑफ द टंग हो जाना, फॉरगेटिंग हो जाना, इस चीज को समझना. इस चीज को अगर हम समझेंगे तो हम ब्रेन की इंटरनल फंक्शनिंग समझ पा रहे हैं, हम अपने माइंड की इंटरनल फंक्शनिंग समझ पा रहे हैं. अब ये चीजें करके होगा क्या, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ड्रीम एनालिसिस करना क्यों है, एनालिसिस ऑफ एरर करना क्यों है, यहाँ पर ये फोकस क्या करना चाहते थे, ही वांट टू अनकवर द अनकॉन्शियस माइंड. ये अभी हम डिस्कस करेंगे. Levels of consciousness. It is also known as structure of mind and topographical model of mind. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको हमने 3 लेवल में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट इज कॉन्शियस, देन इज प्री कॉन्शियस and third is unconscious. So when we talk about conscious, it simply means all the information that we are aware of. ऐसी information जिसके बारे में हमको awareness है. For example, you are watching this video lecture, you are pursuing psychology. तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर हो, आपको पता है आप क्या चीज कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो और आप आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या करना चाहते हो. तो ऐसी थॉट, फीलिंग्स, एक्शन जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है वो सब कुछ आपका कॉन्शियस है. देन इज प्री कॉन्शियस. ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको अच्छे से याद नहीं है बट अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे देन यू विल बी एबल टू रिकॉल इट. All those information which is not readily available to you, but if you put some effort you will be able to recall it. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने परसों डिनर में क्या खाया,
तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अभी अच्छे से याद नहीं होगी, बट इफ यू पुट सम एफर्ट तो आप इसको याद कर पाओगे. दिस इंफॉर्मेशन विल बिकम अवेयर ओनली इफ यू अटेंड इट क्लोजली. अगर आप इसके बारे में अच्छे से सोचोगे, थोड़ा सा जोर डालोगे, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल इट. देन इज अनकॉन्शियस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पे फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा फोकस करा है. Most important part, to uncover personality. According to Freud, if we want to understand somebody why this person is doing this behavior, अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई इंसान ऐसा करता है तो वो क्यों करता है, तो फ्रॉइड के हिसाब से वो उसका अनकॉन्शियस माइंड होता है जो उसको इंस्ट्रक्ट करता है ऐसी चीजें करने के लिए. तो अनकॉन्शियस कौन सा पार्ट है जिसके बारे में हम कंप्लीटली अनअवेयर है. थिंग्स विच वी आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ, ऐसी चीजें जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, कंसील्ड फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस. मतलब ये चीजें हमको कॉन्शियस लेवल पे पता ही नहीं है. अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे हमारे इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव्स आते हैं. इंस्टिंक्टिव एंड एनिमल ड्राइव सिंपली मीन्स कोई भी ऐसा बिहेवियर, हमारा सर्वाइवल रिलेटेड बिहेवियर, जैसे खाना पीना सोना, तो ये इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव है. यहाँ पे आपको डीपेस्ट मीनिंग दिखेगा, डीपेस्ट लेवल. ये एक डीपेस्ट लेवल है जहां पर आप कंप्लीटली अनअवेयर हो, आपको नहीं पता आपने कोई एक्शन करा तो क्यों करा, और फ्रॉइड ने इस पे सबसे ज्यादा फोकस करा है. तो अभी जैसे हमने बात करी है ड्रीम एनालिसिस की, एनालिसिस ऑफ एरर की, तो अगर हम किसी का अनकॉन्शियस जानना चाहते हैं तो हम ड्रीम एनालिसिस कर सकते हैं, फ्री एसोसिएशन कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ एरर कर सकते हैं. सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर of personality. In this we have id, ego and superego. So id is the want part of the personality, and it is the most basic part of the personality which is present from the birth. ये want part है personality का. इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मुझे अभी के अभी चाहिए. यहाँ पर हम प्लेजर चाहते हैं कि हमको immediate pleasure receive हो. It works on pleasure principle. Then immediate gratification, same point, कि हम चाहते हैं हमको immediate gratification हो, immediate हमको pleasure receive हो. और यहाँ पे हम चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करते हैं. एंड इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, मतलब पैदा होने से ही इद हमारे अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज द सोर्स ऑफ अ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी. अब ये इंस्टिंक्चुअल एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो हमारा सर्वाइवल प्रमोट करती है. इट इज इनेट, पैदा होने से ही होती है, और ये हमारा सर्वाइवल प्रमोट करती है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वी हैव टू टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट. फर्स्ट इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड सेकंड इज डेथ इंस्टिंक्ट. सो लाइफ इंस्टिंक्ट is a kind of instinct that will promote our survival. ऐसा इंस्टिंक्ट जो हमारा सर्वाइवल प्रमोट करेगा. और डेथ इंस्टिंक्ट इसका अपोजिट होता है, जहां पर हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसीज होती है कि हम गुस्सा करें, हम एग्रेशन शो करें, या फिर जब लोग काफी ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर दिखाए या काफी ज्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाएं, इट मीन्स कि जो उनका डेथ इंस्टिंक्ट है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है. अब ये जो लाइफ इंस्टिंक्ट है इसी को ही फ्रॉइड ने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बोला है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड our life instinct is also known as sexual instinct. अब एक ऐसी एनर्जी जो हमारे इद को, या फिर आप ऐसे सोचो जो हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट को एनर्जाइज करती है, मतलब एक ऐसी एनर्जी which drives our id is known as libido. I hope till here it is clear. So id में क्या क्या चीजें आएंगी, यहाँ हम प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हमको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. इसमें हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, सारे के सारे इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट. और ये जो हमारा इद है इट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईगो. सो ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. जैसे हमने इद में बात करी, इद कैसे काम करता है कि मुझे जो चीज चाहिए अभी चाहिए, अगर पिज्जा खाना है तो अभी के अभी खाना है. बट ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. इट इज रैशनल. रैशनल सिंपली मीन्स यहाँ पर हम लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इद में था कि हमको पिज्जा खाना है तो अभी के अभी खाना है, बट ईगो क्या करेगा, हम टाइम देखेंगे, हम जगह देखेंगे, और हम एक रीजनेबल सी हर चीज को अरेंज करके उसके बाद हम जाएंगे पिज्जा खाने के लिए. या फिर अगर घर में गेस्ट आए हैं तो गेस्ट के जाने के बाद हम पिज्जा खाएंगे. तो ईगो इज गोइंग टू वर्क ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. और यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से अप्रोप्रिएट वे हैं बिहेव करने के, क्या सही तरीका है बिहेव करने का. तो इट इज पेशेंट, रीजनेबल
and works on the reality principle. Also, ये जो हमारा ईगो है, it will try to create a balance. बैलेंस किसके बीच में बनाएगा? ये ईगो के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। So now let's talk about super ego. When we talk about super ego, it simply means ये morality principle पे काम करेगा। morality principle का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम देखना चाहते हैं क्या चीज right है और क्या चीज wrong है। मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। वहाँ से हमने सीखा है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और हमको हमेशा सही चीज़ करनी चाहिए। तो सुपर ईगो में क्या आएगा? इंटरनलाइजिंग द पेरेंटल अथॉरिटी, मतलब जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया, जो हमारे सोसाइटी ने हमको सिखाया है, हम उस चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं, उस चीज़ को हम ले लेते हैं, मतलब उस चीज़ को हम उसी तरीके से समझते हैं। सो सुपर ईगो में आपका क्या आता है कि जब आप मोरालिटी की बात करते हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको सबके घर वाले सिखाते हैं कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सुपर ईगो के अकॉर्डिंग हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट क्या ऐसे एक्चुअल में हो पाता है कि हम कभी भी झूठ ना बोले? कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। सो यहाँ पे सुपर ईगो का मतलब है कि हम मोरालिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ईद का क्या मतलब है? हम प्लेजर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और ईगो का क्या मतलब है? हम रियलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो ईगो विल ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन आवर ईद एंड आवर सुपर ईगो। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप ऐसा समझो, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईद एंड ईगो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इद और ईगो के बीच में। टिल नाउ वी नो, इद में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारे इंस्टिंक्ट्स आते हैं, हमारे अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स भी इंस्टिंक्ट्स में ही आएंगे, इद में ही आएंगे। और ये जो हमारा इद है, इट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस। इद जो है वो हमारा अनकॉन्शियस है। और आप ईगो के बारे में ऐसा समझ सकते हो कि ईगो का काफी पार्ट हमारा कॉन्शियस है। तो ये जो हमारे अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स हैं, अगर ये कॉन्शियस होने लग जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। इफ आर अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स आर गेटिंग इनटू आर कॉन्शियसनेस, तो हमको ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इससे बचने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म टू डिफेंड आर ईगो। हम अपनी ईगो को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये भी हम अनकॉन्शियसली ही यूज करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर यूज अनकॉन्शियसली। और इसको यूज करने से होगा क्या? जो हमारी एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो हमारी रियलिटी है उसको हम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब जो रियलिटी जैसी है हम उसको उस तरीके से नहीं समझते, हम उसको उस तरीके से समझते हैं जो हमारी ईगो के लिए सही है, जो हमारी ईगो को सेव कर सकती है। सो देर आर सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म: रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रैशनलाइजेशन। Repression. So repression is our unconscious forgetting. इसका क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर देते हो। मतलब जो भी अनवांटेड फीलिंग्स हैं, जो भी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ, तो आपने उस चीज को बहुत मतलब आपने खुद कॉन्शियसली नहीं करा है, बट आप उस चीज को दबा चुके हो अपने अंदर, आप उस चीज को रिप्रेस कर चुके हो। तो आपने उस चीज को बिल्कुल ही मतलब आप उस चीज को ना कम्प्लीटली भूल चुके हो। सो फॉर एग्जाम्पल, सोचो किसी के साथ बचपन में कोई ट्रोमेटिक इंसिडेंस हुआ है, तो वो जो इंसान होगा वो उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में कंप्लीटली रिप्रेस कर देगा, वो उसके बारे में कंप्लीटली भूल जाएगा, उसको वो चीज कभी याद ही नहीं आएगी। सो दिस इज रिप्रेशन। देन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन सिंपली मीन्स व्हेन यू एट्रीब्यूट योर ओन ट्रेट्स टू अदर्स। मतलब जो चीजें आप फील करते हो लेकिन वो आप दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ब्लेमिंग अदर्स। मतलब अगर कोई इंसान के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव टेंडेंसीज है, मतलब वो एक इंसान काफी ज्यादा अग्रेसिव है, तो वो ऐसा एज्यूम करेगा कि बाकी के सारे लोग ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। वो अपने बारे में नहीं बोलेगा, वो बोलेगा
कि तुम सारे लोग ज्यादा एग्रेशन शो कर रहे हो. So projection, basically you are projecting your own feelings to others. Then is your denial. Denial simply means that you are refusing reality. आप जो reality है उसको completely refuse कर देते हो. For example, अगर किसी को कोई disease हो गई है, तो उस illness को वो इंसान क्या बोलेगा, नहीं नहीं मुझे तो ये चीज हुई ही नहीं है. मतलब उस चीज को completely deny कर देना, ऐसा तो हुआ ही नहीं है. अनदर एग्जाम्पल कुड बी, अगर किसी पेरेंट का जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में पेरेंट्स का क्या होगा, हो सकता है वो इस तरीके से रिएक्ट करे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा तो अभी खेलने गया हुआ है और वो थोड़ी देर में आने वाला होगा. तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और डिनायल शो कर रहे हैं. देन इज रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन सिंपली मीन्स दैट यू आर फॉर्मिंग अ अपोजिट रिएक्शन. आप एक अपोजिट रिएक्शन फॉर्म कर लेते हो, मतलब जो आपकी ट्रू फीलिंग्स है उसके उससे आप अपोजिट रिएक्ट करोगे, एक्टिंग द अपोजिट. अब इसमें आप एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप क्या करोगे, आप उनसे एक्स्ट्रा नाइस होकर बात कर रहे हो. तो आपकी ट्रू फीलिंग क्या थी कि आप किसी को पसंद नहीं करते हो, यू डिसलाइक समबडी. ये आपकी ट्रू फीलिंग थी, बट आप इसका अपोजिट रिएक्शन फॉर्म कर लोगे और आप क्या करोगे, आप उस इंसान के साथ बहुत नाइसली बिहेव करोगे. Then is rationalization. Rationalization simply means that you are making excuses and you are just justifying your behavior. आप एक्सक्यूज बना रहे हो और आप अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो. आप अपने अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर को रीजनेबल दिखाना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो आप टेस्ट के लिए पढ़ के नहीं गए थे, बट आप ये नहीं बोलोगे आप टेस्ट के लिए पढ़ के नहीं गए थे, आप ये बोलोगे दैट द टेस्ट वॉज टू हार्ड. टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल था. तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपने अपनी अनरीजनेबल फीलिंग्स को रीजनेबल बना लिया. सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. Now we will be talking about stages of personality development. It is also known as psychosexual stages of development. So before we start learning about the stages, एक disclaimer है. If you are watching this video lecture in front of your family, then please use earphone, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये लेक्चर ना सुने, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं that might make you uncomfortable, that might make your family members uncomfortable. So please put on the earphone. नाउ फर्स्ट स्टेज, स्टेज 1 इज ओरल स्टेज. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी है, जो भी हम स्टेजेस पढ़ेंगे इसमें ये बोलते हैं हर स्टेज में हमको किसी ना किसी चीज से प्लेजर रिसीव होता है. सो स्टेज 1 इज आर ओरल स्टेज, एज इज 0 to 1 year. अब ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है 0 to 1 year का, इसको प्लेजर किस चीज से रिसीव होता है, इसको प्लेजर माउथ से रिसीव होता है. द माउथ इज द मेन सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर बेबीज. अब बच्चों को देखो, अब आपने छोटे बच्चे देखे होंगे तो वो हर चीज आपने देखा होगा वो हर चीज अपने मुंह में लेते हैं. सो उनको प्लेजरेबल किस किस चीज से प्लेजरेबल फीलिंग किन किन चीजों से आती है, फीडिंग से आती है, थंब सकिंग से आती है, बाइटिंग एंड बैबलिंग से. तो जितनी भी एक्टिविटीज है ये सारी की सारी एक्टिविटीज वो अपने माउथ से कर रहे हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर किसी बच्चे की जो ये फीडिंग वाली नीड्स है, अगर इसको सही से मीट नहीं करा गया, अगर ये चीजें सही से नहीं हुई है, तो जो ये बच्चा है जब ये बड़ा हो जाएगा, दे माइट कंसिडर अ वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये क्या बोलते हैं, अगर बच्चे की नीड इस स्टेज में प्रॉपरली मीट नहीं होती है, अगर बच्चे की जरूरतों का ध्यान सही से नहीं रखा जाता है, तो बच्चा बड़े होकर क्या सोच सकता है एज अ अडल्ट कि ये जो वर्ल्ड है दिस इज अ बेटर बेटर प्लेस, मतलब ये जो जगह है ये अच्छी जगह नहीं है. और इससे हमको क्या समझ में आता है कि इस बच्चे के साथ, इस अडल्ट के साथ डिफिकल्टीज रही है कहाँ पर, ओरल स्टेज में. सो आई होप द मीनिंग ऑफ ओरल स्टेज इज क्लियर. आपको ओरल स्टेज में क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो बच्चे को प्लेजर रिसीव होता है वो बच्चे को माउथ से प्लेजर रिसीव होता है. बच्चा यहाँ पे क्या करता है, फीडिंग, थंब सकिंग, बाइटिंग एंड बैबलिंग. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपके माउथ से करी जाती हैं. देन इज एनल स्टेज. एनल स्टेज इज 2 to 3 years. और यहाँ पे जो प्लेजर रिसीव होता है वो किस चीज से रिसीव होता है, वो एनल एरिया से रिसीव होता है. बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग आप कह सकते हो. इस स्टेज में मेन फोकस क्या होता है, हम चाहते हैं जो बच्चा है वो डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी को थोड़ा फुलफिल करे. मतलब हम चाहते हैं जो बच्चा है वो सीखे अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेना. इस स्टेज में जो मेन चीज होती है वो होती है टॉयलेट ट्रेनिंग.
तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चा अपनी बॉडी का कंट्रोल लेना सीखे, और एनल एरिया इज द एरिया जहां से बच्चे को प्लेजरेबल फीलिंग्स आती हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. देन इज आवर थर्ड स्टेज विच इज फैलिक स्टेज. अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेज है, बट आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखो कि बस ये फ्रॉइड ने बोला है, वी डोंट नो ये कितना ज्यादा इसकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है. सो यहाँ पे थर्ड स्टेज इज आर फैलिक स्टेज. एज रेंजेस 4 to 5 years. अब यहाँ पे जो फोकस होता है वो जेनाइटल्स पे होता है. सो यहाँ पे जो फोकस है वो जेनाइटल्स पे है. बच्चे को जो प्लेजर रिसीव हो रहा है वो अपने जेनाइटल एरिया को टच कर हो रहा है. अब यहाँ पे दो चीजें डेवलप होती हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, वी हैव टू थिंग्स that develop during this stage. First is Oedipus complex, and second is Electra complex. So in Oedipus complex, यहाँ पे फ्रॉइड क्या बोलते हैं, जो बॉय है, जो बेबी बॉय है, उसको अट्रैक्शन होती है अपनी मदर से. द बॉय फील अटैच्ड टू हिज मदर. और इस बच्चे को ऐसा लगता है जो फादर है वो इसके दुश्मन है. ही सी फादर एज हिज एनिमी. और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसका अपोजिट है. जो गर्ल है, बेबी गर्ल है, उसको अट्रैक्शन होती है अपने फादर से, और वो सोचिए जो मदर है, मदर उसके लिए एक एनिमी है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. आप बस इसको इसी तरीके से याद रखना. अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये अच्छे नहीं है, ठीक है, इनको खत्म होने की जरूरत है, इनका कुछ सॉल्यूशन आने की जरूरत है. तो इनको हमको रिजॉल्व करना होता है. अब ये रिजॉल्व कैसे होते हैं? थ्रू द आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट. मतलब जो बेबी बॉय है, यहाँ पर ये जो बॉय है ये अपने आप को आइडेंटिफाई किसके साथ करेगा? अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा फादर के साथ. आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज फादर. और ये जो गर्ल है यहाँ पर, ये किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेगी? ये मदर के साथ आइडेंटिफाई करेगी अपने आप को. तो ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये चीज इस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है. सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. Then stage 4 is latency stage. Age ranges 7 years to puberty. अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बच्चा फिजिकली तो ग्रो हो रहा है, बट जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो इनएक्टिव है. लेटेंसी स्टेज में जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो इनएक्टिव है. इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने देखा कि ओरल स्टेज में क्या था? ओरल स्टेज में माउथ से प्लेजर मिलता था. एनल स्टेज में एनल एरिया से प्लेजर मिल रहा है बच्चे को, और फैलिक स्टेज में जेनाइटल एरिया से बच्चे को प्लेजर मिल रहा है. बट इस स्टेज में एज सच कोई बॉडी पार्ट नहीं है जिससे बच्चे को प्लेजर मिल रहा है. तो यहाँ जो सेक्सुअल अर्जेस हैं दे आर इनएक्टिव. और अगर आप लेटेंसी का मतलब देखोगे तो लेटेंसी का मतलब ही हिडन होता है. तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ जो सेक्सुअल अर्जेस हैं वो इनएक्टिव है, वो हिडन है. यहाँ पे जो बच्चा है उसका ज्यादा फोकस किस पर होता है? उसका ज्यादा फोकस होता है सोशल एंड अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज. मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ पे स्कूल पे ज्यादा फोकस करेगा, हॉबीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, अपनी फ्रेंड्स बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा. तो यहाँ पे जो बच्चे का फोकस है वो स्कूल में है, अचीवमेंट में है, दोस्तों के साथ खेलने में है. इन सब चीजों में बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं है. देन इज द लास्ट इन द फाइनल स्टेज विच इज जेनाइटल स्टेज. अब जेनाइटल स्टेज में क्या है? दिस इज प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स. ये यहाँ पर एक इंसान में अब मेच्योरिटी आ जाती है, और उनको पता है कि हाउ टू डील विद द मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स. अपने से अपोजिट सेक्स वाले लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी होती है, उनके साथ कैसे घुलना मिलना होता है, और वो अब एक सेक्सुअली मेच्योर रिलेशनशिप अब बना सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं. जो पिछले स्टेज में जो हमने सेक्सुअलिटी इनएक्टिव हो गई थी, वो इस स्टेज में आके फिर से एक्टिव हो जाती है. So I hope till here it is clear. Then there is fixation. Fixation का क्या मतलब है? सपोज करो एक बच्चा है और वो ओरल स्टेज पे ही फिक्स हो गया है. मतलब if a child is not able to successfully complete a stage, तो उसको हम फिक्सेशन बोलते हैं. यहाँ पे क्या है? बच्चा जो है वो एक ही स्टेज पे स्टक हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ओरल स्टेज पे स्टक हो गया है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो बहुत हो सकता है दे माइट च्यू देयर नेल्स. मतलब वो नेल बाइटिंग वगैरह करने लग जाए. क्यों? क्योंकि ओरल स्टेज में माउथ से प्लेजर मिलता था और वो माउथ से रिलेटेड वाली चीजें आगे कंटिन्यू करे. देन इज रिग्रेशन. रिग्रेशन का क्या मतलब है? रिग्रेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू
problem at any stage of development is less than the adequate. It simply means अगर ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो एक इंसान क्या करेगा, वो अपनी प्रीवियस स्टेज में रिग्रेस कर जाएगा, रिग्रेसिंग बैकवर्ड टू द प्रीवियस स्टेज विच इज मोर कंफर्टेबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप सपोज करो कोई अडल्ट है और उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, कोई अडल्ट है उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है वो थोड़े नखरे खाने लग जाए छोटे बच्चों की तरह, हो सकता है वो एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो करने लग जाए। तो इस अडल्ट ने क्या करा, इसने रिग्रेस कर लिया एक पुरानी स्टेज पे, एक पिछले वाली स्टेज पे जो उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो यहाँ पे एक इंसान लेस मेच्योर बिहेवियर दिखाता है। सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। So if you have any doubt, you may ask in the comment section. If you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, or MPhil, you can email me to enroll. Thank you very much.